नमस्ते बच्चों। स्वागत है आप सभी का दिशा आर्ट क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग बाबू क्या करेंगे, आज जो है कि हम लोग अब आज शॉर्ट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, ठीक ना। पूरा शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग रिवीजन करेंगे, जितना भी क्लास में हम लोग पढ़े थे सभी का क्या करेंगे बाबू, लगभग 50 जो है कि जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है उसका हम लोग क्या करेंगे, आज रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग। क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का। और ये पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, पीयूष ग्रंथि, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या पीयूष ग्रंथि की परिभाषा बताए। तो आपको क्या लिखना है कि पीयूष ग्रंथि एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक ना। इतनी सारी बातों को बता देने से पीयूष ग्रंथि का लगभग कंप्लीट परिभाषा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन मेन पॉइंट क्या है बाबू, पीयूष ग्रंथि क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये कहाँ स्थित होते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होते हैं। आप चाहे तो इन हाइपोथैलेमस के नीचे इसको छोड़ भी सकते हैं, आप लिख सकते हैं पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाया जाता है। और इसका आकार कैसा होता है, मटर के दाने के समान होता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शरीर के अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को अपने नियंत्रण में रखते हैं, ठीक ना। बस 2-3 बात बता देना, यहाँ पे लघुत्तरीय क्वेश्चन है तो फिर आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, हार्मोन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। या आपसे पूछा जाए कि हार्मोन क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा बताए, तो भी क्या करना, आपको यही सारी बातों को लिखना है। तो हार्मोन क्या है बाबू, एक रासायनिक संदेश वाहक है, ठीक ना। ये संदेश पहुंचाने का काम करता है, ये मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। और यह अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक ना। हार्मोन क्या है, एक रासायनिक संदेश वाहक है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती है। रक्त प्रवाह यानी खून प्रवाह के माध्यम से क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतक तक पहुंचते हैं। ये शरीर की वृद्धि, विकास, चयापचय, प्रजनन, भावना, प्रतिक्रिया और अन्य शरीर कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक ना। तो इसमें 2-3 बातों को आपको बता देना है कि यह क्या हार्मोन क्या है, एक रासायनिक संदेश वाहक है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती है और रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतक तक पहुंचते हैं। और हार्मोन क्या करता है, वो शरीर का वृद्धि, विकास, चयापचय, ठीक है, प्रजनन, भावना, प्रतिक्रिया और अन्य शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करती है, ठीक ना। इतनी सारी बातों को आपको बता देना है। और एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि वो हार्मोन से जुड़ा हुआ जब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हार्मोन के क्या सब कार्य हैं, तो प्रजनन, भावना, प्रतिक्रिया, अन्य शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, ये सब क्या हार्मोन के कार्य हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक ना। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है बाबू, एक हार्मोन होता है, ठीक ना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक ना। तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से ये स्रावित होते हैं। काम क्या करता है बाबू, हमारे ब्लड में ग्लूकोज यानी जो चीनी की मात्रा है, हमारे शरीर में जो चीनी की मात्रा होता है उसको नियंत्रित करता है ये इंसुलिन, ठीक है। और यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपका बन रहा है, ठीक है। यहाँ से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बन रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंसुलिन क्या है, तो एक हार्मोन है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन का कार्य क्या है, तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होगा, तो मधुमेह बीमारी होता है। कई सारे ऑब्जेक्टिव आपको इतना छोटा सा ही पार्ट में बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो रजो निवृत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो रजो निवृत्ति क्या है, जब महिला का मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, महिला का पीरियड आना 45 से 50 वर्ष की आयु में पीरियड आना बंद हो जाता है, तो उसको रजो निवृत्ति कहते हैं, ठीक है। रजो निवृत्ति महिला का मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद होने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आमतौर पर 45 से 50 उम्र के बीच होती है। यह मुख्य रूप से एस्ट्रोजन
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण ये पीरियड आना बंद हो जाता है। इस दौरान गर्मी लगना, थकान, मूड बदलना, नींद की समस्या जैसी परेशानी हो सकती है। इसे संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली से प्रबंधित किया जा सकता है। तो रजोनिवृत्ति पे इतनी सारी बातों का आपको बता देना है कि रजोनिवृत्ति का अर्थ होता है पीरियड का आना बंद हो जाना, ठीक ना, अस्थायी रूप से, परमानेंटली बंद हो जाना, ठीक है। ये कब होता है? 45 से 50 की उम्र में होता है। क्यों होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और जब ये पीरियड आना बंद होता है तो उस समय महिला को गर्मी लगना, थकान, मूड बदलना, नींद की समस्या, ये सारे दिक्कत होते हैं। मासिक धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मासिक धर्म क्या होता है? ठीक है ना, मासिक धर्म बाबू महिलाओं में होने वाला प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आमतौर पर 12 से 50 वर्ष की उम्र के बीच होती है। हर 28 दिन में गर्भाशय की आंतरिक परत लिख देना, ठीक है ना, गर्भाशय की बाबू आंतरिक आंतरिक परत लिख लेना। गर्भाशय की आंतरिक परत टूटकर रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, ठीक ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मासिक धर्म कहते हैं। और यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बदलाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो यह चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। जब मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद होता है तो इसको रजोनिवृत्ति कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें कई सारे बातों को जोड़ दिया। आप चाहे तो कुछ बातों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक ना। आप ये वाला लाइन चाहे तो छोड़ सकते हैं कि जब मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है तो इसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मूल रूप से आपको क्या बता देना है कि मासिक धर्म महिला में होने वाला प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि 12 से 50 वर्ष की उम्र के बीच होती है। हर 28 दिन में गर्भाशय की आंतरिक परत टूटकर रक्त के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसी को हम लोग मासिक धर्म कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? आंतरिक परत टूट के क्यों बाहर आते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण, ठीक है। चलिए, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में लिखिए, ठीक ना। पैराथायराइड ये ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है? वो गले में, ये ग्रंथि गले में होता है। तो पैराथायराइड हार्मोन ग्रंथि के बारे में आपको बताना है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की पिछली सतह पर स्थित 4 छोटी अंडाकार ग्रंथि होता है, ठीक ना। जैसे थायराइड ग्रंथि एच आकार होता है, इसी के ऊपर में, ठीक ना, इसी ऊपर नहीं बाबू, इसी के नीचे में क्या होता है? इसी के ऊपर में अंडाकार के रूप में 4 जो है कि पैराथायराइड ग्रंथि पाए जाते हैं, ठीक ना। इसका आकार कैसा होता है? अंडे के समान होता है, ठीक है। इसका आकार बहुत छोटा होता है। ये शरीर के कैल्शियम संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पैराथायराइड ग्रंथि पैराथॉर्मोन हार्मोन नामक का स्राव करता है और यह विटामिन डी के साथ मिलकर शरीर की कैल्शियम मात्रा को नियंत्रित करता है। पैराथॉर्मिन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है, ठीक ना। तो इतनी सारी बातों को आपको बता देना है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस बाबू आप लोग को बहुत बार पढ़ा है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चंस क्या है, आप लोग को बहुत बार पढ़ा है कि आप लोग को फुल कोर्स में पढ़ाए हुए हैं, आप लोग को क्रैश कोर्स में पढ़ा है, ठीक है। आप लोग को कहाँ पढ़ा है? तांडव सीरीज में भी पढ़ा है, ठीक ना। तो 3 बार पहले पढ़ चुके हैं, एक अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग इन सब प्रश्न को चौथा बार ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई बच्चे ये शिकायत नहीं करना है कि सर समझ नहीं रहे, ठीक है। आप लोग को सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। 4 बार 3 बार पहले पढ़ा चुके हैं, ये चौथा बार है। हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं इसको। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि बाबू ये हमारे गले में पाया जाता है, ठीक ना। ये हार्मोन, ये ग्रंथि गले में पाया जाता है। इसका आकार एच के समान होता है, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि से बाबू थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक ना। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। इस हार्मोन का कार्य क्या है? शरीर की चयापचय क्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है। चयापचय क्या होता है? भोजन से ऊर्जा बनाने की गति को नियंत्रित करना और शारीरिक व मानसिक विकास में सहायता करना। बच्चे में वृद्धि और मस्तिष्क के विकास में ये हार्मोन क्या करते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है ये हमारे शरीर की चयापचय क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक ना। आप चयापचय क्रिया को नियंत्रित करता है यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक ना। नहीं तो चयापचय क्रिया क्या होता है इसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। चयापचय का अर्थ क्या होता है? चयापचय का अर्थ क्या होता है? भोजन से ऊर्जा बनाने की गति को नियंत्रित करना चयापचय कहलाता है, ठीक है। और शरीर एवं मानसिक विकास में भी ये हार्मोन सहायक होते हैं, ठीक है। और एक बात आप लोग लिख सकते हैं कि थायरोक्सिन में क्या पाया जाता है बाबू? आयोडीन पाया जाता है, ठीक है ना। थायरोसिन में क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन
हार्मोन कौन स्रावित करता है, ठीक ना। ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दो हार्मोन है, कहाँ से स्रावित होता है, ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों बाबू अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का काम क्या है, रक्त में शुगर यानी चीनी को कम करना, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या है, ये अग्नाशय की अल्फा कोशिका बनाती है और ग्लूकागॉन का कार्य क्या होता है, रक्त में शुगर को बढ़ाना ताकि शुगर बहुत कम ना हो, ठीक ना। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, चीनी की मात्रा को कम करता है और ग्लूकागॉन क्या करता है, शरीर में चीनी की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक ना। और ग्लूकागॉन अल्फा से कोशिका स्रावित होता है, इंसुलिन आपका बीटा कोशिका से। शुद्ध जल के गुणों का उल्लेख कीजिए, शुद्ध जल के गुणों का उल्लेख करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आदर्श जल के गुण निम्नलिखित होने चाहिए। जल में कोई हानिकारक जीवाणु नहीं होने चाहिए। आर्सेनिक, सीसा, पारा जैसे जहरीले पदार्थ तय मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। जल में वायरस नहीं होना चाहिए। जल गंदा ना होना चाहिए। हानिकारक रसायन नहीं होना चाहिए। पीने के पानी खारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध जल का ये सारे गुण है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। स्वच्छता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। स्वच्छता का मतलब होता है अपने शरीर, घर और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और सुरक्षित रखना स्वच्छता कहलाता है, ठीक है। स्वच्छता सिर्फ सफाई करने या गंदगी हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि साफ सुथरी और अच्छी आदत अपनाना भी जरूरी है, जैसे रोज नहाना, हाथ धोना, साफ पानी, घर को साफ रखना। ये सभी आदतें हमें बीमारी से बचाती है और हमारा जीवन स्वच्छ और खुशहाल बनाता है, ठीक ना। तो स्वच्छता के बारे में बस आपको इतना बता देना है। ये क्या है बाबू, स्वच्छता क्या है, मतलब एक प्रकार से संपूर्ण सफाई, जैसे शरीर की सफाई, अपने आसपास की सफाई, अपने घरों की सफाई, ठीक है, वातावरण साफ सुथरा। तो टोटल चीज किसमें आ जाता है, स्वच्छता में। स्तनपान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्तनपान क्या होता है, स्तनपान वह प्रक्रिया है जिसमें माँ अपने स्तनों से शिशु को दूध पिलाती है। माँ का दूध शिशु के लिए पूर्ण एवं सर्वोत्तम आहार है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक तत्व पाए जाते हैं, जो शिशु को संक्रमण और बीमारी से बचाता है, ठीक ना। चलिए, ये सब बाबू इतना आसान शब्दों में लिखा है ना, तो समझाने का कोई जरूरत ही नहीं है। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। बहुत आसान शब्दों में लिखा है, ठीक है। चलिए, आगे है वसा के कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। वसा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैट, चर्बी। तो वसा शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भंडार भी है, ठीक ना। ये ऊर्जा जो होता है, ये वसा जो होता है हमारे शरीर में बाबू चर्बी के रूप में क्या होता है, ये भंडार रहते हैं। और आप जानते हैं कि 1 ग्राम वसा से, ठीक ना, 1 ग्राम वसा से बाबू, ठीक है, 1 ग्राम वसा से क्या होता है, 9 कैलोरी, ठीक ना, 9 कैसियल ऊर्जा की प्राप्ति होता है, ठीक है। भोजन, जब भोजन से अधिक ऊर्जा मिलती है तो शरीर उसे वसा के रूप में जमा कर लेता है। आवश्यकता पड़ने पर यही वसा ऊर्जा में बदलकर शरीर को कार्य करने की शक्ति देता है। इसके अलावा वसा शरीर को गर्म रखने, आंतरिक अंगों की रक्षा करने, कुछ विटामिन ए, डी, ई, के को अवशोषण में भी सहायक होते हैं, ठीक ना। तो और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है। तो वसा में बाबू ए, डी और ई ये सब क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और बी, सी किस में होता है, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है, ठीक ना। विटामिन बी और सी क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। और आपका विटामिन ए, डी, ई के क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है, ठीक ना। चलिए, अगला है खनिज लवण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खनिज लवण क्या है, खनिज लवण अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के विकास, संरचना और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। मानव शरीर में लगभग 29 रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें 6 जो हैं कि प्रमुख हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये सब क्या है वो 6 प्रमुख खनिज लवण है, जो कि 99% हिस्से का निर्माण इसी से होता है। 22 तत्व शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, लोहा, आयोडीन, सोडियम, ये सब क्या है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। माँ के स्तन से शिशु के जन्म के तुरंत बाद
तुरंत बाद 1 से 3 दिन तक निकलने वाला गाढ़ा पीले रंग का दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक ना। माँ के स्तनों से शिशु जन्म के तुरंत बाद यानी और 1 से 3 दिन तक माँ के स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा पीले रंग का दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, संक्रमण से बचाता है, पाचन तंत्र को सही ढंग से काम करने में सहायता करता है। इसी कारण इसे शिशु का पहला टीका और तरल सोना भी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, ये है कोलेस्ट्रॉम। अगला है बाबू प्रोटीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन शरीर के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्व है। ये शरीर के वृद्धि में मदद करते हैं और टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत करते हैं। प्रोटीन दूध, अंडा, मांस, दाल जैसे खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। ये शरीर में एंजाइम और हार्मोन बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, ठीक ना। इतने सारे काम क्या है? प्रोटीन का है। हमारा पूरा शरीर क्या है बाबू? कोशिका का बना हुआ है और पूरा कोशिका प्रोटीन का बना होता है। तो हम कह सकते हैं हमारा शरीर किसका बना है? प्रोटीन का, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है बाबू एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो ये एक प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम क्या है बाबू? तो ये एक क्या है? प्रोटीन है, ठीक ना। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। आपका हार्मोन क्या है? हार्मोन भी पूछ लिया जाता है क्या है? तो ये भी क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक ना। हार्मोन भी क्या है बाबू? प्रोटीन है, ठीक है। चलिए, इससे हमारा शरीर का टूटा फूटा कहीं पे कट गया तो उसी से भरता है, प्रोटीन से ही। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? तो 4 केसीएल, ठीक ना। 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होता है। आहार आयोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आहार आयोजन क्या होता है? ठीक ना। आहार आयोजन का अर्थ है भोजन की ऐसी योजना बनाना जिससे शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मिल सके। इसमें इसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य, पसंद, संतुष्टि का ध्यान रखा जाता है। आहार आयोजन को कला और विज्ञान दोनों कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाद परोसने की कला और पोषण विज्ञान का ज्ञान शामिल होता है, ठीक ना। तो आहार आयोजन क्या है? वो हम लोग का जो खाने पीने का रूटीन है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप यदि 7 दिन का या 15 दिन का एक रूटीन बनाते हैं कि सोमवार को क्या खाना है, ठीक ना। सोमवार को सुबह क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, ठीक ना। मंगलवार को क्या खाना है, बुधवार को क्या खाना है, ठीक है। इस तरह का जो आप एक रूटीन तैयार करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आहार आयोजन कहते हैं, ठीक ना। खाने पीने की एक रूटीन को हम लोग क्या कहते हैं? आहार आयोजन कहते हैं, ठीक है। और यदि आहार आयोजन आप बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार का पोषक तत्व क्या होता है? सही मात्रा में प्राप्त होता है। कभी भी रूटीन बनाइएगा तो एक खाना नहीं ना खाइएगा, बदल-बदल के खाइएगा। इससे सभी आवश्यक तत्व की पूर्ति हो जाता है, ठीक है। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य, पसंद, संतुष्टि का भी ध्यान रखा जाता है रूटीन में। आहार आयोजन को कला और विज्ञान दोनों कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाद परोसने की कला और पोषण विज्ञान का ज्ञान शामिल होता है। किन खाद्य पदार्थ पर आईएसआई मानक चिन्ह दिया जाता है? इसे देने वाले ब्यूरो का नाम बताइए। तो आईएसआई मानक चिन्ह जो है कि यह बताता है कि कोई खाद्य पदार्थ सरकार द्वारा तय किए गए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है कि नहीं, ठीक ना। तो आईएसआई मार्का बाबू कहाँ पे लगा रहता है और इस मार्का का मतलब क्या होता है? इस मार्का का मतलब होता है कि सामान सरकार के द्वारा जांच कर लिया गया है, ठीक है, ठीक ना। सामान ठीक है, सामान में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए उस पे आईएसआई मार्का दिए जाते हैं, ठीक है। आईएसआई चिन्ह देने वाले संस्थान कौन होते हैं? ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग बीआईएस भी कहते हैं, ठीक है। बीआईएस नाम से जानते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। यह चिन्ह कुछ विशेष खाद्य पदार्थ पर दिए जाते हैं जैसे कि स्विच, वायरिंग, केबल, हीटर, ठीक है, घरेलू उपकरण, ठीक है, इन सब में आईएसआई मार्का दिया जाता है। दालों में किन-किन चीज़ों की मिलावट की जाती है? तो दालों में कंकड़ मिट्टी का मिश्रण, अरहर की दाल में खेसारी दाल का मिश्रण, अरगट का मिश्रण किया जाता है जिससे दालें विषाक्त हो जाती है। दाल में ये सारे चीज़ का मिलावट कर दिया जाता है। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक ना। खाद्य संरक्षण का मतलब क्या होता है? खाने वाला जो पदार्थ है, ठीक ना, जिस चीज़ को हम लोग खाते हैं, खाने वाला पदार्थ को खराब होने से बचाना, ठीक है। खाने वाला
खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाना खाद्य संरक्षण कहलाता है। और इसके 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं, ठीक है? इसके 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं। पहला, सूक्ष्म जीवों को मारकर, ठीक है? हम सूक्ष्म जीवों को मारकर ही क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म जीवों से बचाकर ही अपने भोजन को संरक्षण कर सकते हैं। और भोजन जो स्वतः अपघटन हो जाता है, अपने आप में खुद ब खुद खराब हो जाता है, उससे बचा सकते हैं। और बाहरी नुकसान से सुरक्षा, ठीक ना? तो हम बाबू खाने वाला खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए हम 3 उपाय कर सकते हैं। हम जीवाणु, विषाणु को क्या कर सकते हैं? भोजन से दूर रख सकते हैं। और भोजन कभी क्या होता है कि अपने आप खराब होने लगता है, ठीक ना? भोजन के अंदर एंजाइम और रासायनिक क्रिया से खराब हो जाता है भोजन, ठीक ना? इससे भी बचाना पड़ता है। और बाहरी नुकसान से, कोई कीड़ा, जानवर, मनुष्य या यांत्रिक कारणों से होने वाले क्षति से भोजन को बचाया जा सकता है, ठीक है? चलिए, बैक्टीरिया से क्या तात्पर्य है और भोजन में बैक्टीरिया का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक ना? बैक्टीरिया हम लोग किसको कहते हैं? जीवाणु को, ठीक है? बैक्टीरिया हम लोग किसको कहते हैं बाबू? जीवाणु को कहते हैं, ठीक है? तो बैक्टीरिया बहुत छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं जो भोजन को तेजी से बढ़कर उसे खराब और विषैला बना देता है। दूषित भोजन खाने से पेट और आंतों की बीमारी हो जाती है। तो अगर जीवाणु हमारे भोजन में मिल जाए तो क्या होगा? हमारा भोजन विषाक्त हो जाएगा, ठीक ना? पूरक आहार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पूरक आहार पर संक्षिप्त टिप्पणी। माँ के दूध या फार्मूला मिल्क के अलावा नरम या सरलता से खाए जाने वाले भोजन को पूरक आहार कहते हैं, ठीक है? माँ के दूध या फार्मूला मिल्क के साथ, यहाँ अलावा नहीं होगा, वो फार्मूला मिल्क के साथ हो जाएगा। फार्मूला मिल्क के साथ जो हम लोग क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं, उसको पूरक आहार कहता है। ये 6 महीने से 2 साल के बच्चे के बीच के लिए यह आहार विशेष तैयार किया जाता है। इसके सेवन से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, स्वास्थ्य, साथ ही शिशु का आवश्यक एवं पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो पूरक आहार क्या है बाबू? जब बच्चे का उम्र 6 माह का हो जाता है और माँ के दूध के साथ बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया जाता है तो उसको हम लोग पूरक आहार कहते हैं, ठीक है? वृद्धि और विकास के बीच अंतर बताएं, ठीक है? वृद्धि और विकास। वृद्धि शरीर में होने वाले मात्रात्मक शारीरिक परिवर्तन है जो एक निश्चित समय तक नहीं होते हैं, जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन है जो कि जीवन पर्यंत चलते हैं। तो ये 2 अंतर आपको बता देना है, ठीक ना? आप चाहे तो उसको डायग्राम के रूप में भी बता सकते हैं। इस साइड लिख सकते हैं वृद्धि का, यहाँ पे विकास का लिख देना है। वृद्धि में लिखना है वृद्धि शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन है, और विकास में क्या लिखना है कि यह शरीर में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक ना? गर्भवती महिला क्या है, किसे कहते हैं? ठीक है, गर्भवती महिला किसे कहते हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। गर्भवती माता वह महिला होती है जिसके गर्भ में भ्रूण शिशु का विकास हो रहा होता है। इस अवस्था में माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण, देखभाल और चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होता है, ठीक ना? जब माँ के गर्भ में, माँ के बच्चेदानी में जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्भवती माता कहते हैं। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष बीमारी से बचाव के लिए टीका शरीर में दिया जाता है, जिससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग को कोरोना का टीका मिला है। समेकित बाल विकास योजना क्या है? ICDS क्या होता है? ठीक है, समेकित बाल विकास। तो यह योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई है। इसके अंतर्गत माँ और बच्चे को पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा दी जाती है, ठीक ना? तो ये समेकित बाल विकास क्या है? वो ये सरकार की एक योजना है जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को किया गया है। और इस योजना के तहत क्या है? माँ और बच्चे के पोषण को, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा दी जाती है इस योजना के तहत, ठीक ना? जीवन रक्षक घोल क्या है? इसका कब प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? तो ORS नमक और चीनी को पानी में मिलाकर बनाया जाता है। यह दस्त, उल्टी, हैजा में शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। तो जीवन रक्षक घोल हम लोग किसको कहते हैं बाबू? ORS को कहते हैं। और यह नमक, चीनी को पानी में मिलाकर बनाया जाता है, ठीक ना? स्तनपान के लाभ का वर्णन करें, ठीक है? स्तनपान से क्या लाभ होता है? तो माता के दूध में
लैक्टोएम्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होता है जो केसिन की अपेक्षा अधिक सुपाच्य होता है, मतलब माता के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो आसानी से पच जाते हैं। माता के दूध में बाह्य कीटाणु के प्रवेश की गुंजाइश नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडी होते हैं जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। माता का दूध सामान्य तापक्रम में उपलब्ध होता है, इससे ना गर्म करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब क्या है बाबू, स्तनपान का लाभ है, ठीक ना। स्तनपान का ये माँ को भी लाभ होता है, ठीक है। स्तनपान को बच्चे को तो होता ही है, माँ को भी स्तनपान का लाभ होता है। माँ को क्या लाभ होता है बाबू, जब बच्चा पेट में होता है बच्चादानी बड़ा हो जाता है, स्तनपान कराने से ये बच्चादानी भी धीरे धीरे क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक ना। नवजात शिशु को नियमित देखभाल की प्रमुख बिंदु बताएं। तो नवजात शिशु को साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। नवजात शिशु का नाल सावधानी पूर्वक काटना चाहिए, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति को नवजात से दूर रखना चाहिए और जिस कमरे में नवजात को रखा जाए उसमें स्वच्छ एवं उचित प्रकाश होना चाहिए, ठीक ना। तो ये नवजात शिशु का क्या है, नियमित देखभाल है, ठीक है। बीसीजी का टीका कब और क्यों लगाया जाता है? बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? बीसीजी का पूरा नाम है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। यह टीका तपेदिक, टीबी या क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। सभी नवजात शिशु को जन्म के 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें सब कुछ कंप्लीट दिया हुआ है बीसीजी का। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, स्तन मोचन क्या होता है? जब शिशु को 6 महीने की उम्र में माँ के दूध के साथ अन्य खाने की चीज, दलिया, खिचड़ी, फल दी जाने लगता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तन मोचन कहते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्तन मोचन कहते हैं। जब बच्चे को 6 महीने की उम्र के बाद माँ के दूध के साथ जो है कि उसको कुछ दलिया, खिचड़ी, फल ये सब खाने देते हैं जिसको स्तन मोचन कहते हैं, ठीक है। मानवीय संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मानवीय संसाधन क्या होता है? मानवीय संसाधन वे संसाधन है जो व्यक्ति की कुशलता, ज्ञान, योग्यता, क्षमता, रुचि और भावनाओं से जुड़े होते हैं। इनमें व्यक्ति की सोचने शक्ति, अभिरुचि, मानव मनोनिवृत्ति, निर्णय क्षमता शामिल होते हैं और परिवार के सदस्य इन्हीं गुणों को मानवीय संसाधन बनते हैं, ठीक ना। तो मानवीय संसाधन का बाबू यहाँ पे परिभाषा थोड़ा सा क्या हुआ है कि ना, हम जो अपडेट किए हुए थे, अपडेट वाला नहीं डाला है आप लोग को। जो हम तांडव सीरीज में, ठीक है, आप लोग का जो बाबू हम तांडव सीरीज में कराए हुए हैं ना, तांडव सीरीज में जो मानवीय संसाधन का परिभाषा दिए हैं, ठीक है ना, वो वाला देख लेना है, ठीक है। तो वही वाला परिभाषा यहाँ पे देना, ये भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया है, ठीक है। आप यदि मानवीय संसाधन को समझते हैं तो अपने शब्दों में लिख देना है, ठीक है। अपने शब्दों में लिख देना है कि मानवीय संसाधन वे संसाधन हैं जो व्यक्ति के अंदर होते हैं, व्यक्ति में निहित होते हैं, ठीक ना। मानवीय संसाधन बाबू वे संसाधन हैं जो व्यक्ति के अंदर होते हैं, व्यक्ति में होते हैं, ठीक ना। जैसे व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की भावना, ये सब क्या है, व्यक्ति के अंदर होते हैं। व्यक्ति की शक्ति, अभिरुचि, मनोनिवृत्ति, निर्णय क्षमता, ये सब कहाँ है बाबू, व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसको मानवीय संसाधन कहते हैं, ठीक ना। अपने से जोड़ के देखना है। जैसे मान लीजिए आपका संसाधन क्या है, मानवीय संसाधन आपकी शिक्षा, आपकी योग्यता, आपकी सोचने की शक्ति, आपकी समझने की शक्ति, ये सब क्या है, आपका मानवीय संसाधन है, ठीक है। और आपका सोचने का शक्ति, आपका इंटरेस्ट, आपका निर्णय क्षमता, ये सब कहाँ आपके अंदर है, ठीक है। तो ये क्या है, मानवीय संसाधन है। चलिए अमानवीय संसाधन पर बाबू संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। अमानवीय संसाधन इसमें भी लिख देना है कि अमानवीय संसाधन हम लोग उस संसाधन को कहते हैं जो व्यक्ति के शरीर के बाहर होते हैं, ठीक है। व्यक्ति के शरीर के बाहर होते हैं उसको अमानवीय संसाधन कहते हैं। और अमानवीय संसाधन को भौतिक संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है। भौतिक वस्तु जैसे धन, सुविधा, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, फर्नीचर, घरेलू उपकरण, आभूषण, ये सब क्या है वो अमानवीय संसाधन है। इसका भी परिभाषा आप लोग यदि तांडव सीरीज से निकाल सकते हैं तो वहाँ का परिभाषा देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा से बनाया गया, ठीक ना। इनका भी परिभाषा आपका तांडव सीरीज में बहुत अच्छे से दिया हुआ, नहीं तो आप अपने से बना के लिख लीजिएगा। नहीं लिख सकते हैं इसी को लिख दीजिएगा, ये भी ठीक है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सामुदायिक सुविधा किसे कहते हैं, ठीक है ना। जो सुविधा सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है और जिनका लाभ सभी लोग लेते हैं उन्हें सामुदायिक सुविधा कहते हैं। जैसे सड़क,
ठीक है, जल, विद्युत पार्क, अस्पताल आदि ये समुदाय विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए, बजट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बजट एक वित्तीय योजना है जिसमें निश्चित समय की आय व्यय का अनुमान लगाया जाता है। इससे धन का सही उपयोग, बचत और आर्थिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। बजट क्या है बाबू? एक यह वित्तीय योजना है जिसमें कि आय और खर्च का जो है कि आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। बेरोजगारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी वह स्थिति है जब व्यक्ति काम करने में सक्षम है, इच्छुक होते हुए भी उसे कार्य नहीं मिलता है। यह स्थिति अस्थायी या अस्थायी हो सकती है और समाज व अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक ना? बेरोजगारी क्या है बाबू? जब व्यक्ति काम करना चाहते हैं, ठीक है, काम उसे मिल नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। ये वाला परिभाषा भी आप वहां से देख लीजिएगा, तांडव सीरीज में ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, पारिवारिक आय कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक ना? पारिवारिक आय का कितने प्रकार होता है बाबू? पारिवारिक आय का एक मौद्रिक आय हो गया, ठीक ना, और वास्तविक आय, उसके बाद आपका मानसिक आय। ये तीनों आय क्या है? ये तीनों क्या आय क्या है बाबू आपका? ये तीनों आय क्या है आपका? पारिवारिक आय कहलाता है। ठीक ना? ये भी आप तांडव सीरीज से देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक ना? आप लोग से हम थोड़ा सा माफी चाहते हैं, चूंकि हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे दिए थे और हम बोले थे कि तांडव सीरीज से परिभाषा उठाने के लिए, लेकिन ये पहले वाला परिभाषा डाल दिया। ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? आप इसे भी लिख सकते हैं। अगर तांडव सीरीज में इस क्वेश्चंस का परिभाषा निकाल सकते हैं तो पारिवारिक आय कितने प्रकार के होते हैं, तांडव सीरीज से बाबू निकाल लीजिएगा। ठीक ना? चलिए, भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो भारत का एक राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य खाद्य पदार्थ, सामान और सेवा की गुणवत्ता को सर्वोत्तम बनाए रखना है। 1961 में भारतीय मानक संस्थान आईएसआई अधिनियम बनाकर उत्पाद के लिए लाइसेंस और प्रमाण प्रणाली शुरू किया था। यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में मिलने वाला सामान सुरक्षित, टिकाऊ और गुणवत्ता में अच्छा हो। ठीक है, तो भारतीय मानक ब्यूरो क्या है बाबू? ये एक राष्ट्रीय संगठन है। ठीक ना? और आईएसआई मार्का यही संस्थान जारी करती। ठीक है, आईएसआई मार्का यही जारी करते हैं। चलिए, उपभोक्ता शिक्षा क्या है? ठीक है, उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ है उपभोक्ता की ऐसी जानकारी देना जिससे वे सोच समझकर खरीदारी को निर्णय ले सके। यह उन्हें उनके अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में जागरूक बनाती है ताकि वे धोखाधड़ी और शोषण से बच सके। ठीक ना? उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो सामान का उपयोग करते हैं, जो सामान की खरीदारी करते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। चलिए, सूती कपड़े के 4 गुण को बताना। ठीक है, सूती कपड़े के 4 गुण। सूती कपड़े मुलायम होते हैं, पहनने में आरामदायक होते हैं, ये पसीना अच्छी तरीके से सोख लेते हैं। ठीक है, सूती कपड़े में हवा गुजरने देते हैं जिससे शरीर ठंडा होता है। ये प्राकृतिक रेशे के बने होते हैं, इसलिए त्वचा को कोई नुकसान और कोई एलर्जी नहीं होता है। ठीक है, खनिज लवण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो खनिज लवण बाबू शरीर की जैविक क्रिया के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। ये हड्डी, दांत, मांसपेशी, ऊतक का निर्माण में सहायक होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस हड्डी की वृद्धि और मजबूती के लिए जरूरी होते हैं। खनिज लवण नसों के कार्य, रक्त के थक्के और ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करते हैं। ठीक है, कठोर व कोमल साबुन। कठोर व कोमल साबुन का वर्णन करना है। कठोर साबुन का परिभाषा बता दीजिए। कठोर साबुन किसे कहते हैं? ठीक है, कठोर साबुन कपड़ों पर आसानी से नहीं घुलते हैं, रगड़ने में मेहनत लगती है। ये पानी में धीरे धीरे घुलते हैं, इसलिए झाग बनाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ये प्राय गर्म विधि से बनाए जाते हैं और नाजुक व कोमल कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है कठोर साबुन। ठीक ना? कोमल साबुन क्या है बाबू? कोमल साबुन में पानी जल्दी घुल जाती है, पानी में जल्दी घुलते हैं, आसानी से झाग बनाते हैं, कपड़े धोने में कम समय लगता है, इन्हें हानिकारक रसायन नहीं होते हैं और यह महंगे और नाजुक कपड़ों के लिए सुरक्षित होते हैं। ये साबुन सामान्यतः ठंडी विधि से बनाया जाता है। ठीक ना? चलिए, अगला क्वेश्चन से बाबू, एक धुलाई मशीन का चयन करते समय आप किन किन बातों पर ध्यान रखना है? वॉशिंग मशीन यदि खरीदते हैं तो उनकी क्षमता पर, मशीन के प्रकार पर, ठीक है, ऊर्जा दक्षता पर और ब्रांड और सेवा। ठीक ना? इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आप मशीन को खरीदना है। ठीक ना? दाग धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधि को बताए। तो दाग धब्बे छुड़ाने का एक डुबोकर विधि होता है, स्पंज विधि होता है, ड्रॉप विधि और भाप विधि। इन 4 विधि से हम कपड़े पर दाग धब्बे को छुड़ा सकते हैं। डुबोकर विधि में क्या है? इस विधि में दाग लगे कपड़े को पानी या दाग से हटाने वाले
घोलक में कुछ समय के लिए डुबाकर रखते हैं, फिर हल्के हाथ से रगड़कर धो डालते हैं, ठीक है। स्पन विधि से दाग वाली जगह को नीचे ब्लॉटिंग पेपर या कपड़ा रखा जाता है, ऊपर से स्पंज की सहायता से दाग हटाने वाला घोल लगाया जाता है, जिससे दाग नीचे चला जाता है, ठीक है। ड्रॉप विधि क्या है? इस विधि में कपड़े को तानकर किसी बर्तन में रखा जाता है और ड्रॉपर की मदद से दाग की बूंदे जो है कि उस पे डाले जाते हैं, ठीक ना। और भाप विधि से भाप के द्वारा निकाला जाता है। तंतु किसे कहते हैं? धागे की सबसे छोटी इकाई जिससे धागा बनाया जाता है उसे तंतु कहते हैं। ये लचीला, मजबूत और लंबाई में अधिक होते हैं, ठीक ना। चलिए अगला है बाबू, तंतु के प्रकार का वर्णन करिए। तंतु के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? वे तंतु जो प्रकृतिक से सीधे प्राप्त होते हैं उसको प्राकृतिक तंतु कहते हैं, ठीक ना। जैसे पौधे से, जानवर से प्राप्त तंतु, ठीक है। कपास, जूट, लिनन, रेमी, ठीक है, रेशम, ऊन, ये सब क्या है? आपका प्राकृतिक तंतु है। मानव निर्मित क्या है? वे तंतु जिसको रासायनिक पदार्थ के द्वारा प्रयोगशाला, कारखाने में बनाए जाते हैं उसको मानव निर्मित तंतु कहते हैं, ठीक ना। चलिए, दाग धब्बे क्या है? ठीक है, दाग धब्बे क्या है? कपड़े पर कोई भी निशान जो कपड़े के रंग रूप को खराब करता है उसे दाग धब्बा कहते हैं। धब्बे के प्रकार का वर्णन करें तो धब्बा का बाबू ये 4 प्रकार होता है, प्राणिज, वनस्पतिक, खनिज और चिकनाई के धब्बे, ठीक ना। तो सभी के बारे में बता देना है। प्राणिज धब्बा क्या है? प्राणिज द्वारा उत्पादित वस्तु से, ठीक ना, प्राणी द्वारा उत्पादित वस्तु से लगने वाले दाग धब्बे को प्राणिज धब्बा कहते हैं। जैसे दूध कहाँ से? प्राणी से उत्पाद है। अंडा का, मछली का, मांस का दाग धब्बा प्राणिज धब्बा हो गया। वनस्पति के उत्पाद से लगने वाले दाग धब्बे को वनस्पतिक धब्बा कहते हैं। जैसे चाय का, कॉफी का, हल्दी का, फल रस का, ठीक है। खनिज क्या है? खनिज पदार्थ से लगने वाले दाग धब्बा को खनिज धब्बा कहते हैं। जैसे जंग हो गया, स्याही, दवाई। चिकनाई के धब्बे, वे धब्बे जो तेल या चिकनाई पदार्थ से लगते हैं उसको चिकनाई के धब्बे कहते हैं। जैसे तेल, मक्खन, घी। चलिए, स्टार्च लगाना क्या होता है? ठीक ना, स्टार्च लगाना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो कपड़ों को कड़ा करना और नया रूप देने के लिए उन पर कलफ या स्टार्च लगाया जाता है। इसी प्रक्रिया को स्टार्च लगाना कहा जाता है, ठीक ना। बिहार की सुई कला का वर्णन करें। कपड़े पर सुई और धागे द्वारा फूल, पत्ती या डिजाइन बनाने की कला को सुई कला कहते हैं। बिहार की सुई कला भारत की प्राचीन और खूबसूरत परंपराओं में से एक है, ठीक है। बिहार की सूजनी कला का वर्णन करें, ठीक ना। सूजनी कला बिहार की पारंपरिक सुई कला है जिसमें पुराने कपड़ों पर सुई और रंगीन धागा से सुंदर आकृति व चित्र बनाए जाते हैं। इसमें देवी देवता, पशु पक्षी और ग्रामीण जीवन के दृश्य कढ़ाई किए जाते हैं, ठीक ना। और ये कहाँ? ये बाबू हमारे बिहार के मुजफ्फर जिला में प्रचलित है और इसको जीआई टैग प्राप्त है, ठीक ना। तो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है बाबू, इससे अपडेट परिभाषा आपको कहाँ पर मिलेगा? इससे अच्छा परिभाषा आपका तांडव सीरीज में मिलेगा, ठीक ना। यदि आप लोग तांडव सीरीज देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। हम 3 क्लास कराए हुए हैं, ठीक ना। 3 क्लास बाबू आपका तांडव सीरीज का है, 1, 2 और 3, ठीक है। सब आपका शायद 1 घंटा, आधा घंटा का क्लास है। तो आप लोग तांडव सीरीज देख लीजिएगा, तो वहाँ पे 150 क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, ठीक ना। 3 क्लास में बाबू लगभग 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन कराए हैं। ये वाला सीरीज आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक ना। और यदि आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर क्या कीजिएगा, यहाँ जो 50 क्वेश्चंस है, ठीक है, यहाँ जो 50 क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, यही क्वेश्चंस को क्या करना है? तांडव सीरीज में जाकर पढ़ लेना है, ठीक ना। तांडव सीरीज का आंसर्स को उठा लेना है, ठीक ना। और यदि आपको ये वाला प्रश्न तांडव सीरीज में नहीं मिलता है तो फिर क्या करना है? यहाँ भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है। बस थोड़ा सा इससे जो है कि उसमें अपडेट किया गया था और वो वाला यहाँ पे नहीं डाला गया है, ठीक ना। थोड़ा सा यही कमी है। तो आप लोग बाबू क्या कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चंस यहाँ से उठा के परिभाषा तांडव सीरीज से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, यदि नहीं कर सकते हैं तो इसी को लिख देना है, ठीक ना। और यदि 150 पूरा पढ़ सकते हैं तो पूरा 150 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्लास में, ठीक है। धन्यवाद सभी बच्चों को।